हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट वर्ण की चर्चा करेंगे, जो कि हर क्लास में लगभग हर क्लास के परीक्षाओं में या हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, जिसमें हिंदी रहता है। तो वर्ण सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है। और वर्ण जो होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। वर्ण को भाषा, आप लोग लिख लीजिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, पहले भी, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में भी। तो हम लोग आज 10th और 12 के एग्जाम के विषय में हम लोग वर्ण के बारे में केवल तैयारी करेंगे। आता है, वर्ण के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग इस चीज को तो बढ़िया से याद कर ही लीजिएगा। हो सकता है कि वर्ण का परिभाषा भी पूछ ले। तो वर्ण उस मूल ध्वनि कैसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। एक और वर्ण के बारे में हम लोग अगर परिभाषा कर लेते हैं, तो मूल मूल वर्ण जो होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। सबसे पहले आप लोग डायग्राम से समझिए, उसके बाद हम उसका सभी का परिभाषा हम समझाने की कोशिश करेंगे। वर्ण दो भेद होते हैं, या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होते हैं व्यंजन वर्ण। अब देखिए, अभी चलेगा, स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार कौन कौन होते हैं? एक मूल स्वर होते हैं और एक संयुक्त स्वर होते हैं। फिर देखिए, आगे हम लोग इसको स्वर वर्ण को लेकर के बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मूल स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा होते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरा होते हैं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है। तो यहां पर आपका वर्ण खत्म हुआ, लेकिन और भी वर्ण के, और भी स्वर वर्ण के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले इस लाइन से हम लोग, जो इस लाइन का जो मेन लाइन हमारा है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, तो जिस वर्ण का उच्चारण बगैर किसी के सहायता के हो, यानी अपने आप हो, स्वतः ही हो, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः ही हो, स्वतः ही हो, स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है।
जैसे देखिए कुल स्वरों की संख्या हमारे वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन है सो देख लेते हैं। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये 11 है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। हमारे वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11, ये ज्यादातर पूछता है ये। तो कौन कौन है तो इसको भी समझ लेते हम लोग हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। अंग अ नहीं होते हैं, अंग और अ नहीं होते, एक होते हैं री, एक होते हैं री। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है, ये जरूर याद रखिएगा कौन कौन है जो हम लिख चुके हैं। ठीक है। अंग और अ को नहीं लिया जाता है हमारा स्वर में, ये ना तो व्यंजन है और ना तो स्वर है। अंग और अ इन दोनों को लिया जाता है आयोगवाह में। आयोगवाह, ये नया शब्द आया आप लोगों का आयोगवाह, लेकिन आयोगवाह की कुल संख्या 4 होती है। ठीक है। अनुनासिक आयोगवाह होते हैं, अनुस्वर आयोगवाह होते हैं, विसर्ग होते हैं, और एक होते हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं ये इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन हाँ ये अंग और आ सकता है आपका कि ये किस में है, तो आप सीधा लिखिएगा आयोगवाह। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे वर्णमाला। ये शब्द भी आप लोगों को समझना होगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप केवल समूह नहीं लिख सकते हैं, समूह केवल नहीं लिख सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित आप लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आप समूह लिख जैसे कि पुष्पमाला, अब पुष्पमाला किसे कहते हैं, तो व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को पुष्पों के यानी फूलों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को पुष्पमाला कहा जाता है। वैसे क्रमबद्ध 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 व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के। ठीक है। तो वर्णमाला भी आपका हो गया है, आयोगवाह भी आप समझ चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, हम बता दिए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व ह्रस्व स्वर ये महत्वपूर्ण है, ये भी है। जिस स्वर वर्ण का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर आपका परीक्षा में अगर आ जावे कि उच्चारण के दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण के दृष्टि से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ये उच्चारण के दृष्टि से ही है। ठीक है। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। इसमें बहुत ही कम समय लगता है इसका उच्चारण में। जैसे अब ले लीजिए क्या, ओ ह्रस्व स्वर है। ई क्या बोलते हैं इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, ई दीर्घाई नहीं, फिर दीर्घाई का गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऊ, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होते हैं, हम तो समझा चुके हैं आप लोगों को। मूल स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। या उच्चारण के दृष्टि से शब्द के वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व, 1 नंबर में ह्रस्व, 2 नंबर में क्या है दीर्घ, और 3 नंबर में प्लुत। प्लुत तो ह्रस्व में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग दीर्घ।
जिस वर्ण का उच्चारण में देखिए हर्ष एक मात्रा का समय लेता है, दीर्घ दो मात्रा का समय, माने इससे दुगना होता है। अभी समझाएं कैसे दुगना होता है। उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है। देखिए ये आपका ये आपका जो है हरस स्वर है, ठीक है, इसमें एक ही मात्रा का समय लगा। लेकिन दीर्घ दीर्घ स्वर का उदाहरण में क्या आ जाएगा, आ हो जाएगा, आ ई दीर्घ ही या ओ दीर्घ हो। अब देखिए आ कैसे बना है, आ बना है अ प्लस अ, यानी अ जोड़ ओ, दो गो मिला तब आ हुआ है। इसलिए ये एक मात्रा, ये एक मात्रा, दो मात्रा हो गया। ई दीर्घ भी वैसे ही बनेगा, ई हर्ष ही जोड़ ई दीर्घ ही, नहीं ये हर सही होगा ये भी। देखिए इसमें भी एक मात्रा दो मात्रा लगा, इसमें भी वही हाल है, ऊ जोड़ ऊ, क्या हो गया ये आपका दीर्घ हुआ। तो आप लोग को दीर्घ भी समझ में आ गया होगा और ह्रस्व भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्लुत स्वर को समझने की कोशिश करते हैं। प्लुत क्या होता है, प्लुत, प्लुत प्लुत स्वर, देखिए ह्रस्व में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा और प्लुत में तीन मात्रा का समय लगता है। इससे त्युना होता है, ह्रस्व से त्युना होता है प्लुत स्वर। इसका इसका जो है ना लिख देते हैं पहले, प्लुत स्वर, इसमें इसका उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। इसका उच्चारण में कितने समय लगता है, तीन मात्रा का समय लगता है, ठीक है। यानी ये ह्रस्व से, इसका उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। जैसे देखिएगा इसका संकेत होता है इस तरह से, एस टाइप का, इसका प्रयोग संस्कृत में सबसे ज्यादा होता है। जैसे देखिएगा ओम, ओम, ओम। अब देखिए और भी कुछ बहुत सारे वर्ड हैं इसका, जैसे राम, राम लिखेंगे, राम बोले तो राम तो हो गया आपका दीर्घ स्वर में रा लगा, आ लगा हुआ है। लेकिन अगर वही उसी शब्द को आप अपने ढंग से बोलते हैं राम, राम माने राम, जोर लग रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष स्वर में हो जाएगा। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अभी संयुक्त स्वर के बारे में भी। तो संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखिएगा क्या इसमें होता है, ए आय, आय और आओ, ये दो को जो होते हैं वो संयुक्त स्वर में होते हैं, ठीक है। अब देखिए आय कैसे बना है, आय ओ जोड़ ए, तब बना है ये आय, यानी दो वर्णों, दो स्वर वर्ण के मिलने से ये बना, इसलिए इसको संयुक्त माने होता है मिलना। अब आओ, और में भी देखिए क्या होगा, ये आओ में अ जोड़ ओ, दोनों का संयुक्त किए हैं तो हम लोग अब क्या बनाइए, आओ। तो संयुक्त स्वर भी दो गो होते हैं, याद रखिएगा। अगर परीक्षा में आ जाए संयुक्त स्वर का ऑप्शन में दे दिया जाए आय और आओ, तो वही होगा आंसर, आय होगा या आओ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, यहां थे हम लोग हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का भी जन प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, पहला होते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होते हैं अंतः अस्थ व्यंजन,
और तीसरा होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों लगभग हर बार मैट्रिक और इंटर में इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 33 होती है, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या 33 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 ही होती है। तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? जिसका उच्चारण में जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग में सटे तो उसको स्पर्श में सटना होता है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए क वर्ग, क वर्ग का अर्थ क्या आ गया? क ख ग घ ड़। ये सभी पहला होता है कंठ, ये सभी का उच्चारण कंठ से होता है। क्या क्या होता है? क ख ग घ ड़। ये सभी का उच्चारण कंठ से ही होता है। दूसरा होता है क्या? कंठ के बाद में तालु। अब देखिए तालु जो होता है, तालु में किस व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है? तो कंठ के बाद में तालु आता है, क ख के बाद में चौथा ले लेते हैं, चवर्ग। क्या बोलेंगे हम लोग? चवर्ग। अब ये चवर्ग क्या होता है? मैंने च छ ज झ यहाँ। ठीक है। अब तालु के बाद में क्या होते हैं? मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा माने मुंह होता है। इसमें क्या आ जाएगा? ट वर्ग। ट वर्ग का अर्थ होता है ट ठ ड ढ न। उसके बाद दंत। दंत, इसमें आएगा त वर्ग। त वर्ग का अर्थ त थ द ध न। उसके बाद क्या आ जाएगा? ओष्ठ। ओष्ठ में क्या होता है? होगा प वर्ग। माने प वर्ग का अर्थ हो गया प फ ब भ म। इतना हो गया आपका क्या? स्पर्श व्यंजन। अब इसमें आइए अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन में क्या क्या होता है सो देखिएगा। अंतःस्थ व्यंजन, इसमें आता है 4 ही वर्ड होते हैं, 4 ही आपका वर्ण होते हैं। पहला होते हैं क्या? य, र, ल और व। याद रखिएगा, अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व 4 ही वर्ण होते हैं। अगला है क्या आपका? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन में कौन कौन होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये 4 वर्ड होते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब कुछ एक और होते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन, जो कि इसमें मूल तो 3 ही होते हैं, लेकिन और भी कुछ होते हैं जिसमें होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। अभी आप लोग जो देखे संयुक्त स्वर वर्ण, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं। वर्ण इसमें आते क्या? संयुक्त अक्ष, त्र और ज्ञ। इसमें 3 गो आते हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ। ये 3 वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण में आते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण ये स्वर तंत्रियों के झनकार उत्पन्न करने की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के ही होते हैं। ये कौन होते हैं? अघोष वर्ण और घोष वर्ण। तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का प्रथम और दूसरा जो वर्ण होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। या प्रत्येक लिख सकते हैं हम लोग, है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है।
जिससे अब क वर्ग ले लिए, क वर्ग में क्या होता है, क और ख, ये क्या है, अघोष है। ग घ और अघोष नहीं है, वो घोष हो जाएगा। आगे पढ़े हम लोग घोष के बारे में भी। दूसरा वर्ग में लेते हैं च छ वर्ग, च और छ अघोष है, ज और झ अघोष है। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया, ज झ, ये आएगा क्या, ट, ट और ठ अघोष है, त और थ अघोष है, प और फ अघोष है। प्रथम क्या लिखा जा रहा है, प्रथम और दूसरा वर्ण, प्रथम और दूसरा वर्ण यही सब ना, देखिए ये क्या हो गया, अघोष आ गया। हाँ, अघोष वर्ण। अब अगला देखते हैं हम लोग हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होते हैं, घोष वर्ण, घोष वर्ण क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं, बस वही चीज इसमें भी होते हैं, झनकार उत्पन्न होता है, या इसमें झनकार उत्पन्न नहीं होता, इसमें झनकार उत्पन्न होता है। तो झनकार उत्पन्न के होने की दृष्टि से वर्ण के दो भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के। एक होते हैं क्या, घोष वर्ण, दूसरा होते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण, घोष वर्ण कहलाता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। घोष और अघोष ये हर बार देता है एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो, या तो 10th या तो 12, दोनों में से हर बार ये प्रश्न आ ही जाता है। देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा क वर्ग में क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अड़ हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, आपका घोष वर्ण है। च वर्ग में क्या हो जाएगा, ज झ इया। ट वर्ग में क्या आएगा, तो नहीं होगा, तो अघोष हो जाता है। ड, तीसरा ड होता है, चौथा ढ और पांचवा मूर्धन न। तो वर्ग में आ जाएगा तो द ध न। वर्ग में आ जाएगा ब भ म। ये सब क्या है, ये सब है आपका घोष वर्ण। ठीक है, अब श्वास लेने और छोड़ने की दृष्टि से, माने श्वास एक प्राण हुआ हमारा, प्राणवायु, तो प्राणवायु को लेने और छोड़ने की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होते हैं महाप्राण, महाप्राण। अब हम लोग समझेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। जितना कम समय लेकर के हम बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा और बार बार मेरे वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा और प्रयास कीजिएगा कॉपी में हम लिख लें। अल्प प्राण और महाप्राण, तो देखिए पहले अल्प प्राण के बारे में पढ़ते हैं। अल्प प्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकल जाए उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए क वर्ग में लीजिएगा तो क पहला हुआ, तीसरा ग हुआ और पांचवा हुआ अड़, ये क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, अगर च वर्ग में लेते हैं च ज, तीसरा ज हुआ और इया। ट वर्ग में लेते हैं तो ट ड मूर्धन्य, ट द न, प
ये सब क्या है? आपका अल्प प्राण है। अगर हम लोग महाप्राण की ओर देखें तो महाप्राण में हकार की ध्वनि अवश्य निकलती है। महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में हकार की ध्वनि अवश्य निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क वर्ग में क्या हो जाएगा? ख होगा और चौथा घ होगा। च वर्ग में हो जाएगा आपका छ होगा और झ होगा। ट वर्ग में ठ होना चाहिए और ये ढ। ट वर्ग में थ और ध और प वर्ग में फ भ। ये सब क्या है? महाप्राण है। तो आप लोग का जितना आज बता दिए हैं उतना ही में से अगर आप बढ़िया से ध्यान दे देते हैं तो आपका एक भी नंबर वर्ण से नहीं कटेगा। जो भी आएगा आप अवश्य लिख दीजिएगा। तो इसी तरह का वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।